बीमा किया उन्होंने, 25 लाख का बीमा तो किया है। चिरंजीवी योजना का, स्वास्थ्य का, भगवान करे वो दुर्घटना नहीं हो। दुर्घटना हो जाए, मान लो ऊपर से पड़ जाए आदमी, बिजली करंट लग जाए, पानी में डूब जाए या रोड एक्सीडेंट हो जाए, तो एक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का बीमा है, एक परिवार का 10 लाख का बीमा है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये बीमा भी किया है और 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। 1 करोड़ 4 लाख लोगों का बिल नहीं, जीरो बिल आएगा। आप अधिकार लोगों का बिल जीरो आएगा। जिस प्रकार का वातावरण आज बना है, बिजली और पानी से आम आदमी परेशान है। सरकार महंगाई राहत कैंपों का कांग्रेसीकरण कर रही है। सरकार ने जो वो 50 यूनिट से लेकर बढ़ाकर 100 यूनिट तक की फ्री बिजली की, उससे 2 गुना से, उसमें जितनी राहत मिली उससे 2 गुना से लेकर 6 गुना तक ज़्यादा बिल आ गए हैं। बिल लोगों के हाथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी, हम इन बढ़ी हुई दरों पर और बिजली की कटौती पर, बिजली और पानी को लेकर अब आंदोलन की घोषणा करेंगे। घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। मौसम तो रंग बदलता ही है, लेकिन सियासी रंगत भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है राजस्थान में। इसी साल चुनाव है। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद एक तरफ कांग्रेस उत्साहित है तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है, क्योंकि राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है सभी के लिए। सरकार राहत कैंप के नाम पर जनता के बीच जा रही है और अपोजिशन को लगता है कि राहत के नाम पर जनता के बीच आफत बरस रही है। खासकर बिजली को लेकर जो 100 रुपए यूनिट का बेनिफिट के रूप में एक बेनिफिशियरी बना रही है बड़े तबके को, सरकार विपक्ष से इसे खारिज करते हुए साफ कह रही है कि बेनिफिशियरी नहीं बना रहे, लोगों के लिए
एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। खैर, चुनावी साल है, चीजें एक बिजली नहीं बहुत सारी आएंगी। विपक्ष सचिन पायलट के हुकार में भी अपनी चीजें तलाश रहा है। राजेंद्र राठौड़ जो सीएलपी लीडर हैं, उनका साफ कहना है कि भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे दूसरे मुद्दे हों, उनके अपने ही जब सरकार को निशाने पे ले रहे हैं, तो हमारे पास तो एक बड़ा मुद्दा है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से हैं, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जी हमारे साथ में हैं, और लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आप लोग राहत कैंप में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उनका एक पूरा एक लवाजमा इस काम की मॉनिटरिंग में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी जनता के बीच यह ले जाने की कवायद कर रही है, आने वाले दिनों में कैसे घेरा जा सकता है उसको लेकर के वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। और एजेंडा एक होगा कि जनता आंकड़ों के साथ में समझाया जा सके कि कितना पैसा आप लोग दे रहे हैं और सरकार आपको राहत उसमें से क्या दे रही है। यानी कि सीधा सीधा आप लोगों पे आरोप है कि आप राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष को लगता है कि जनता पे एक बड़ी आफत बरस रही है। देखिए योगेंद्र जी, विपक्ष पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है, और निश्चित रूप से जब पूरे देश के अंदर पूरी देश की जो जनता है, करीबन 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं जो कि महंगाई की मार से त्रस्त है, तो उस वक्त एक राहत के रूप में राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत शिविर की घोषणाएं की और शुरुआत की। आपको पता होगा कि हमारा जो 23-24 का जो बजट था उसमें भी राहत, बढ़त और बचत का नारा दिया था, और वही हमारी टैगलाइन थी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक हमारे महंगाई राहत शिविर चलेंगे। प्रदेश के हर एक इलाके में गांव ढाणी तक ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इनका बहुत ही जबरदस्त फायदा मिल रहा है। आज का मैं अगर आंकड़ा आपको दूं तो आज करीबन 97,99,126 परिवार करीबन लाभान्वित हो चुका है। इसके अंदर 4,46,74,021 मुख्यमंत्री कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो ये हमारी 10 तरीके की गारंटीज हैं, उन गारंटीज के तहत इन लोगों को लाभान्वित किया गया है। और अगर आप इजाजत देंगे तो मैं एक इनके सबसे बड़े मुद्दे, जिनको ये उज्ज्वला को बार बार भुनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कि राजस्थान के अंदर करीबन 76 लाख लाभान्वित हैं परिवार, उनके बारे में भी मैं बता दूं तो आज तक करीबन, आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख तक करीबन 34,42,053 जो उज्ज्वला कनेक्शन धारी हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं, और करीबन 76 लाख को देना है, तो निश्चित रूप से हम आधे के आंकड़े के आसपास आ चुके हैं। चाहे 100 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे 2000 यूनिट किसानों के लिए बात हो, तो इन तमाम योजनाओं में सभी में गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। तो अब सरकार अपनी तरफ से बेहतरीन काम कर रही है, तो विपक्ष के पास में मुद्दा है नहीं तो वो क्या करे। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, विपक्ष बेहतर तो ये हो कि भाई राज्य है तो राज्य के लिए कोई राहत लेके आए, कोई इमदाद लेके आए, केंद्र सरकार से राहत पैकेज लेके आए कोई, क्योंकि पूरा का पूरा कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से इस देश के अंदर लोगों की आय घटी, या लोगों के रोजगार के साधन सीमित हो गए, या बेरोजगारी बढ़ी, या महंगाई बढ़ी, तो उसके साथ में केंद्र सरकार को आगे आकर पूरे देश के लिए एक महंगाई राहत पैकेज देना चाहिए। जो पैकेज देना तो दूर की बात है, उल्टा जो राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है उसी पे भी ये मीन में एक निकाल रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, विपक्ष से आलोचना की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आलोचना गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। और मैं मतलब भाजपा के तमाम लोगों को, चाहे ये जितनी भी बातें की आज नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर जो तथ्य दिए वो तथ्य बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। वापस आ रहा हूं, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में। योगेंद्र, क्या लगता है, सरचार्ज का एक बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी की, 6 गुना उसे बढ़ा दिया गया है, 2 से 6% पे लेकर के चले गए, तो एक बड़ा झटका बता रहे हैं कि राहत कहां दे पा रही है। 100 यूनिट बिजली का एक हाथ से आप दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं, ये प्रतिपक्ष का आरोप है। आम जनता क्या सोच करके चलती है? जनता को कहीं राहत मिल पा रही है, या फिर महंगी बिजली खरीदने से आप सरचार्ज के नाम पर जो वसूली होगी वो आमजन की जेब से होगी? तो क्या अधिकारी क्या कहते हैं, और जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है, आंकड़ों की बात करें तो कुछ राहत है, या फिर एक टेम्परेरी फेज के लिए आप पे सरचार्ज है, लेकिन वापस से वही आपको 100 यूनिट बिजली का बेनिफिट मिलेगा? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से कुछ आंकड़े भी पेश किए थे बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने, उन्होंने ये भी बताया कि 2018 में जो फ्यूल सरचार्ज था वो 18 पैसे था, वो बढ़कर अब 52 पैसे हो चुका है। और जिस तरह से कोयले और तमाम चीजें हुई है, महंगी हुई है, ये सारी चीजें हुई है, लेकिन यहाँ पर स्थिति यह है कि सरकार ने हालांकि जो नए वित्तीय वर्ष से जो
हर 100 यूनिट पे जो राहत की बात कही गई है कि इससे 100 यूनिट तक तो फ्री मिलेगा उसके बाद, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ ये भी है कि जो चार्जेज उसमें लग रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि आम जनता कंफ्यूजन में है कि क्या वाकई में राहत मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि जो अभी इसकी जो स्थिति है वो तो धीरे धीरे क्लियर होगी, क्योंकि अभी तक बिल आना शुरू हुए हैं उसमें, लेकिन जो सरचार्ज का शगुफा है उसे बीजेपी बुनाने में जुट चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरचार्ज के नाम पर जो वसूली हुई है और जितना 1000 यूनिट बिजली का कंजप्शन हो रहा है उसके अनुसार अगर सरचार्ज को देखा जाए तो सरचार्ज जो इतना बढ़ा है 18 पैसे से जो 52 पैसे की जो बीच की वृद्धि हुई है 4.5 साल में, उसमें कोई लॉजिक दिया जा रहा है कि बढ़ाई क्यों? आपकी भंवर सिंह जी भाटी मिनिस्टर हैं, उनसे आपकी बात हुई, क्या कहना है? ये से को जस्टिफाई कर रहा है या फिर इसे कुछ मान के चलें कि सरकार राहत दे रही है तो दूसरी तरफ से इसे पब्लिक से ले रही है? देखिए, इसका जो फॉर्मूला बना हुआ है, जिस तरह से खुद ऊर्जा मंत्री भी बता रहे थे कि फॉर्मूला बना हुआ है, जितना आप ईंधन खरीदते हैं यानी कोयला और ये चीजें जो खरीदी जाती है वो जितना आप आउटसोर्स करते हैं उतना ही फ्यूल सरचार्ज के नाम से दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो ये पहली बार है कि हर्ष गवर्नमेंट करती आ रही है? देखिए, ये हर बार होता है जब भी कोयले की जो किल्लत होती है और कोयला जब आउटसोर्स किया जाता है, जो इंडियन कंपनी है उनके अलावा प्राइवेट से जब लिया जाता है तो इसका एक फॉर्मूला बना हुआ है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो भार होता है वो आम आदमी पे होता है। हालांकि सरकार का तर्क तो यही है कि 100 यूनिट तक बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनको तो इसका लाभ, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन सब एक चीज अभी और निकल के आ रही थी, मैं किसी कांग्रेसी लीडर को सुन रहा था तो उनका कहना था कि केंद्र को ऐसी परिस्थितियों में दखल करके और कोयले के क्योंकि दाम जो हैं वो अचानक बढ़ा दिए जाते हैं, वो डिकंट्रोल हो जाते हैं, तो उससे एक बड़ा जो नुकसान होता है वो एक आम ग्राहक को होता है। तो केंद्र पे क्यों डाली जा रही है ये बात? केंद्र का क्यों दखल है या भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो केंद्र से पूछ के कोयला लेती है या फ्री है? देखिए, कोयला स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से खरीदती है, लेकिन जो कि फिलहाल आज 1-2 दिन का जो चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि सेंटर से एक ऑर्डर आया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि जो भी उत्पादन निगम जो कोयला खरीदेगा 6% कोयला वो सेंटर से खरीदे या फिर स्टेट के अलावा कहीं और दूसरी जगह से खरीदे। छत्तीसगढ़ से कोयला आ रहा है जिसकी आपूर्ति फिलहाल गड़बड़ा चुकी है, 19 से 20 रैकी आ रही है, जबकि 23 से 24 रैकी रोजाना जरूरत है। जो लेकिन जो 6% का जो आंकड़ा है जिसमें 3,80,000 करोड़ टन जो 6 महीने की जो स्थिति होती है इतना तो उन्हें रखना होता है, लेकिन 6% के नाम पर कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से राज्य को फटकारी लगाई गई है कि उपभोक्ताओं को राहत देना जरूरी है, चाहे उसके लिए बिजली खरीदे। तो सेंटर ने यह भी कहा है कि बिजली उनके पास सरप्लस है तो वहां से अन्य राज्यों से सरकार क्यों नहीं खरीदती है, क्योंकि 5 से 6 यूनिट में अभी खरीदी जा सकती है, लेकिन महंगी जब होती है तो 10 से 17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी नहीं मिल पाती राज्यों को। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बिजली को लेकर के सियासी पारा चढ़ा है राजस्थान का, और पहली बार नहीं है। आप जब सत्ता में थे तो यही कांग्रेस किया करती थी। सरचार्ज के नाम पर पहली बार बढ़ोतरी भी नहीं हो रही, कहा जा रहा है कि बढ़ती आई है। आप लोगों का एक आरोप यह है कि ज्यादा बढ़ा दी गई है इस बार। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर सस्ती बिजली दिलानी है तो केंद्र को दखल देकर के सस्ता कोयला उपलब्ध कराना चाहिए। तो बिजली को लेकर के आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि अगर पूरी बिजली भी नहीं मिल पाती है तो भी आफत है। हम लोग अर्बन एरिया में, रूरल बेल्ट में जब बिजली जाती है तो कोई पता भी नहीं होता कि कितनी देर में आएगी। लोग को देखता है कि फ्यूज उड़ गए, बहुत सारी उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में राज्य केंद्र और केंद्र राज्य के पाले में डाल रही है बॉल, या ये राज्य का विषय है तो राज्य देखे केंद्र में बेवजह डाल रही है? क्या मतलब क्या लगाया जाए इसका? देखिए, बिजली का जो समस्या है निश्चित रूप से राज्य सरकार का विषय होता है। राज्य सरकार की अपना एक मंत्रालय है, राज्य सरकार की अपनी एक नीति है और राज्य सरकार का अपने खरीदने का तरीका है। हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से बिजली खरीद करती है, बिजली का उत्पादन करती है। बिजली का उत्पादन सीधे तौर पर राज्य सरकार ही करती है। तो राज्य सरकार जिस प्रकार से इस काम को केंद्र पर डाल रही है, मैं समझता हूँ कि निश्चित बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अपनी करनी को दूसरे माथे मर देना ये माननीय गहलोत जी का तरीका है, सिस्टम, उसके अनुसार भी अपना कार्य कर रहा है। नियामकन आयोग क्या था और नियामक आयोग की क्यों रेटें बढ़ी और किस कारण से अशोक गहलोत जी पिछली सरकार जब रही उस समय क्या उन्होंने कमिटमेंट्स किए और क्या उन्होंने एग्रीमेंट्स किए, वे सब हम सबको पता है। लेकिन जिस प्रकार फ्यूल चार्ज के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह निश्चित रूप से निंदनीय है। और जिस प्रकार से लगातार रेटें बढ़ा रहे हैं और एक मखौल बनाकर जनता के बीच एक राहत कैंप माध्यम मखौल बना के 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। मैंने योगेंद्र जी आपके
माध्यम से एक दिन पहले भी कहा था कि आपके पास सबके के नंबर थे, आप चाहते तो हर व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री कर सकते थे, लेकिन आपने राहत कैंपों के माध्यम से खिलवाड़ कर जनता को मात्र धूप में खड़े करने का काम किया। आपके पास के नंबर होने के बावजूद भी आपने कार्ड देने के लिए जनता को लाइन में लगा दिया, उसका लाभ उपभोक्ता को मिल नहीं पा रहा, चूंकि आपने सरचार्ज फ्यूल गिरा पे सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया। आपने इस हाथ से दे रहे हैं, उस हाथ से दुगना ले रहे हैं। तो सीधे तौर पर मेरा मानना है कि राज्य सरकार बिजली के मामले में बिल्कुल विफल सरकार है। मैं एक बात और बताऊं योगेंद्र जी कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ये बता दें कि कितने यूनिट बिजली का उत्पादन सरकार ने बढ़ाया, उस दिशा में क्या कदम उठाए, बड़ा महत्वपूर्ण सा विषय है। मैं सीधी बात करता हूँ, सौर ऊर्जा की बात भी करता हूँ। सौर ऊर्जा अन्य राज्यों में सब्सिडी हमें अधिक मिलती है, राजस्थान में सब्सिडी घटाने का काम क्यों किया बता दें। राजस्थान सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादन केंद्र हो सकता है, हर घर की हर छत पर बिजली लग सकती है, सौर ऊर्जा के माध्यम बिजली की कमी को रोका जा सकता है। लेकिन हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से जो सब्सिडी थी उसको कम करने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। यदि आप सब्सिडाइज करते तो गुजरात से सस्ती बिजली शायद राजस्थान में हो सकती थी, लेकिन दिशा में कोई कदम हमने उठाया नहीं। सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा, बिजली के माध्यम से हो या अन्य विषयों के माध्यम में हो, कांग्रेस सरकार विफल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है, माननीय मुख्यमंत्री अन्य विभाग भी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल मात्र पिछले 5 वर्षों में 4.5 वर्षों में अपने विधायकों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा होटल में जाकर विधायकों को कैद करने का काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार लगातार अपने झज्जर से झज्जर के अंदर झाझत के जकड़ी हुई है, जो सरकार ने तो बाहर निकल पा रही है, न उससे खाई बनता है, नोकले बनता है। जी राजेंद्र जी, सुना भी आपने, एक सीधा आरोप आप लोगों पे ये लगाया जा रहा है कि स्थिति खुद सरकार ने की है, बोल केंद्र के पाले में डाली जा रही है, भाजपा पे डाली जा रही है। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि क्यों फ्यूल का सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है। समय रहते कोयले का जब मालूम है कि हमें कंज्यूम करना होगा प्रोडक्शन के लिए, तो पहले क्यों इकट्ठा नहीं किया जाता। ये लगातार मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में भी मुद्दा आया और प्रतिपक्ष, देखिए आप राहत दे रहे हैं, प्रतिपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, और ये कोई पहला और आखिरी मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत सारे आएंगे। लेकिन अब ये देखेगी जनता कि वास्तव में 100 यूनिट पे भरोसा करती है और आप फ्यूल सरचार्ज क्यों बढ़ा रहे हैं, जनता के बीच किस तरह से आप पैठ जमा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि संतुष्ट करना सबसे बड़ी बात होती है और सरकार का दायित्व होता है। ये कहा जाए कि सबको संतुष्ट हो नहीं हो, गवर्नमेंट का अपना वेलफेयर स्कीम्स के जरिए और एक वेलफेयर स्टेट के नाते हम लोग काम करते हैं, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी पार्टी यही बात कहेगी। लेकिन आपके सामने दोहरी चुनौती है, आप 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, वो प्लस फ्यूल सरचार्ज क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज ये मुद्दा ठंडा होने वाला नहीं है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बढ़ेगा। और अभी राहत क्यों है आप लोगों के लिए, इस वजह से कि मौसम लगातार अपना रंग बदलता रहा, तो कंजम्पशन जितना बिजली का होना चाहिए था उतना अभी तक हुआ नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, फ्यूल सरचार्ज की सच्चाई समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, फ्यूल सरचार्ज मतलब बिजली बनने के लिए जो प्राथमिक रूप से ऊर्जा मैंने राजेंद्र जी वही कहा कि जनता को आप कैसे मैं वही उतारने के बाद मैं वही बता रहा हूँ कि जो फ्यूल सरचार्ज है वो क्यों लगता है। जब आप कोयला, जो कि उसका ईंधन है, बिजली बनाने के लिए थर्मल की जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, कोयले के दाम, अब आप सोचिए इस चीज को। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रदेश के अंदर 15,70,000 कृषि उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा, एक बात। दूसरी बात कि जिनकी 100 यूनिट तक बिजली है वो करीबन 1,04,00,000 उपभोक्ता हैं, जिनके ऊपर भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। 2 बात, अब आप इस चीज को यहां समझिए, फ्यूल सरचार्ज क्यों लगता है। और जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, ये बिल्कुल, जैसा योगेंद्र जी ने बिल्कुल सही बताया कि इसका एक फॉर्मूला बना हुआ है कि जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 साल के अंदर 2.5 गुना कोयले के प्राइसेस बढ़े हैं। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है और केंद्र का ऊर्जा मंत्रालय, उसने कहा कि भाई आपको 6% आयातित कोयला खरीदना पड़ेगा। आयातित कोयला जो भारत के अंदर आपको 2500 रुपए प्रति टन मिलता है, जो हमारे लोकल माइंस में या कोल इंडिया की माइंस का होता है, उसकी तुलना में जो आयातित कोयला है वो करीबन 14,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से होता है। तो आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, करीबन 5 से 6 गुना का डिफरेंस होता है। बिजली 5 से 6 गुना तो नहीं हुई। अब आप इस चीज को समझिए, फ्यूल सरचार्ज के अंदर भी जैसा कि उन्होंने बताया कि तिमाही जुलाई 2022 से सितंबर 2022 के बीच में जब क्राइसिस आया था, जिसमें कोल का संकट हुआ था, और फिर आपको इसमें समझना पड़ेगा कि कोयले का संकट
कौन पैदा कर रहा है? कोयले का प्रोडक्शन, कोयले की इंडस्ट्री, कोयले का एक्सप्लोरेशन, कोयला की माइनिंग, तमाम जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। हमारे राजस्थान में कोयला मंत्रालय नहीं होता है, कोयला मंत्रालय केंद्र में होता है और कोल इंडिया केंद्र की एंटरप्राइजेस है। और कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन क्यों घटा दिया, ये केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को कोल मतलब इंपोर्ट करने का लाइसेंस दे देंगे तो उससे तो मनमांगी कीमत वसूल। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इंपोर्टेड कोयला है जो कि इंफीरियर क्वालिटी का है, उसके अंदर आपने कहा कि नहीं आप ब्लेंड कीजिए उसके साथ में। अरे भाई आज मान लो जैसे तेलंगाना है या झारखंड है या और भी जो है जहां पे कोयले का एक्सप्लोरेशन है, उन सरकारों के ऊपर तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला हम क्यों खरीदे, हमारे पास में तो ऑलरेडी हमारा कोयले सरप्लस पड़ा हुआ है, हमें 2,500 रुपए टन से कोयला मिलता है तो हम 14,500 वाला कोयला क्यों खरीदे। आज जो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं कि कोयले और बिजली की जो महंगाई है ये केंद्र द्वारा आयातित महंगाई है, इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा तथ्य आप पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट के कोल प्राइसेस का देख लीजिए। कोयला पिछले 5-7 सालों के अंदर किसने इंपोर्ट किया ये सब आपको पता चले, किसने इंटरनेशनल मार्केट में जाके कोल ब्लॉक्स लिए, ऑस्ट्रेलिया में कोल ब्लॉक्स किसने लिए, इंडोनेशिया में किसने लिए और तमाम जो भी जगह है। तो आज यहां पे ये समझना पड़ेगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं एक मशवरा देना चाहूंगा कि कोई भी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो कृपा करके थोड़ा सा उस पर होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि कोयले का अगर मतलब सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज अगर बढ़ता है, हमने बिजली महंगी नहीं की, फ्यूल सरचार्ज उस फॉर द टाइम बिंग जो एक तिमाही थी उसके अंदर अगर वो बोझ पड़ा है तो सरकार कब तक बोझ सहन करे भाई। केंद्र सरकार तो पैसा कमाए। और मतलब आप सोलर की बात करते हैं, सोलर में राजस्थान नंबर 1 है भाई साहब, सोलर में राजस्थान नंबर 1 है, कर्नाटक को पछाड़ के राजस्थान नंबर 1 पे आया। और राजस्थान की पॉलिसी की वजह से आज इतने बड़े बड़े मेगा सोलर प्लांट्स लग रहे हैं। लेकिन सोलर की और विंड की अपनी लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? थर्मल पावर 24 घंटे बिजली प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन आपका जो सोलर है ना वो 8 घंटे की जनरेशन होती है। जब सिर्फ सन होता है अपने पीक टाइम में तभी उसकी जनरेशन होती है, तो उसको थर्मल से कंपेयर करना भी मेरे ख्याल से बेमानी होगा। तो यहां पर यह बात कहना कि ये सरचार्ज क्यों लगा, तो सरचार्ज लगने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है कि केंद्र ने कोयले के प्राइसेस बढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा कोयला आयात किया, जिसकी वजह से बाध्यता राज्य सरकारों के ऊपर डाली, जिसकी वजह से राज्य सरकारों के पास कोई विकल्प नहीं था। और फिर मैं तो कह रहा हूं ना, राजस्थान रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी कमीशन जो कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग है, आयोग आपको पता है अपने आप में कितनी अधिकार रखता है, कितना सरकार के इन्फ्लुएंस में नहीं होता। उसके पास में ये होता है कि साहब हमें बिल्कुल न्याय के साथ में जो प्राइसेस कंट्रोल है उसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। इनको कम से कम ये देखना चाहिए, वो अपने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसके ऊपर पंचे लगा रहे हैं, जबकि वो तमाम सरकारों के अंदर वही तरीके के फैसले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे साहब, अभी राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो डिटेल दी है उसको तो आप भी मानते होंगे। उन्होंने ये कहा कि सोलर से जो बिजली उत्पादन हो रही है उसका राजस्थान में केवल 23% ही उपयोग हो रहा है और विंड से जो उत्पादन हो रहा है वो केवल 32% यहाँ काम। मैं आपको वही तो कहना चाह रहा हूं ना कि वो वास्तव में वो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते तो वो शायद ऐसा बचकाना सवाल नहीं करते। परसेंटेज की बात मैंने बताया ना कि जो थर्मल के साथ में सोलर की और विंड की एफिशिएंसी को कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी एफिशिएंसी उसके कंपैरिजन में 1/3 ही होती है। वो कभी भी आप अगर 10,000 यूनिट बनेगी तो थर्मल के सामने वो सिर्फ 3300 मेगावाट से ज्यादा नहीं हो सकती। ये डिफरेंस है और ये चीज उनको करनी चाहिए। उनके पास में अगर विशेषज्ञ नहीं तो हम उनको मशवरा दे रहे हैं कि पढ़ ले वो थोड़ा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? 23% बिजली का उत्पादन काम में आ रहा है। प्रतिशत उत्पादन कितना? 100%। पहले कुछ सलाह चाहिए कुछ इस मुद्दे पे तो वो दे सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सलाह मुझे आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि होमवर्क आपका ठीक नहीं है। नियामक आयोग को आपने ढंग से पढ़ा नहीं। नियामक आयोग की अगर पूरी आप गहलोत जी सरकार की जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी उस समय जो फैसले किए गए थे उनको पढ़ ले तो ज्यादा ठीक होता। अब मैं कहता हूँ राजस्थान, आपने कहा हमारी विंड एनर्जी और इसका 32% उत्पादन हो रहा है, 23% उत्पादन हम सोलर ऊर्जा कर पा रहे, आखिर क्यों? मतलब मैं विषय से आप भटकाने प्रयास नहीं करें कि उत्पादन रात को कम होता है दिन में नहीं होता। ये बात नहीं तो रात में होता है क्या? सोलर का उत्पादन होता है रात में? बता दीजिए। सुन ले पहले। सुन ही रहा हूँ ना, तो आप ऐसी बात करेंगे तो मैं नहीं तो आप ऐसा बात नहीं करें। आपने माननीय नेता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया। मैं नहीं अपशब्द नहीं कहे, मैंने कहा कि मशवरा दिया, मैंने मशवरा दिया। चाहता हूँ चुप रहे। आप कह रहे हैं कि 23% उपयोग कर रहे हैं। मैं उपभोग की बात नहीं कर रहा। आपको रात को प्राप्त नहीं हो रही, दिन में जो प्राप्त हो उसका तो भरपूर उपयोग कर लें। फिर दूसरा प्रश्न मैंने आपसे किया था, सब्सिडी आपने कम क्यों कर दी? बता दें। नहीं बता पाए। दूसरी बात आपने कहा कोयले का 6% तो सभी राज्यों के लागू है, तो राजस्थान में बिजली इतनी महंगी क्यों? बाकी स्टेट से बता दें। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के कांग्रेस के प्रवक्ता
जो यहाँ पर बैठे हैं, ये अपनी गलतियों को केंद्र के माध्यम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपने समय पर कोयले की खरीद नहीं की, आपने राज्यों की इस बात चिंता नहीं की कि गर्मी आने वाली है, किसान को पानी करनी हो सकती है, इस बात की कोई चिंता नहीं थी। आप ये कहते हैं कि हमने कहते हैं 15,700 किसान 15,770,000 किसान 15,70,000 एग्रीकल्चर कनेक्शन किसान है, और किसानों के जो हमारे जो उनको हम फ्यूल चार्ज नहीं लगा रहे। अरे वो बिजली तो दे दो आप उनको। बिजली गांव में ढाणी में कितने घंटे आ रही बता दें? 8 घंटे की बिजली आज 2 घंटे बदल गई, और 2 घंटे आने से मैं समझता हूँ शायद आप 1 घंटा बिजली भी नहीं दे पाएंगे। तो गांव और ढाणियों में बिजली की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आप यूनिट फ्री करने की बात तो छोड़िए, आप बिजली दे भी पा रहे हैं कि ये देखे? तो पहले बात तो आप ये क्या वहां तक गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति वो ढाणी मंत्री छोर योगेंद्र जी जवाब दे दूं? लंबा हो जाएगा तो फिर जवाब दे दूंगा। 2 घंटे आपने कितना पैसे उत्पादन बढ़ाया इससे पिछले 5 वर्षों में? ये बता दें कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया, वो बता दें। ये सब विषय बड़े गंभीर हैं। यदि समय की अपनी सीमा होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब का यदि आप बता दें कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन आपने बढ़ाया, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे लिए होगी, हमारे दर्शकों के लिए होगी, हमारे ज्ञानवर्धन होगा। चलिए मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ सवाल खड़े किए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिजली को लेकर के हर गवर्नमेंट एक चीज बताती है कि ये ऐसी तो चीज है नहीं कि इसको स्टोर किया जा सके। आपके कंजम्पशन के हिसाब से अचानक जो डिमांड बढ़ती है तो पब्लिक को राहत देने के लिए कुछ भी खरीदना पड़ता है, लेकिन बस ये है कि इसमें कोई बू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो बू का असर पूरी जनता पे पड़ता है। या तो पहले से कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। खैर इस बात में मैं ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। हर पीछे पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी जब पूछा जाता था तो एक ही बात कही जाती थी कि कोई स्टोर नहीं कर सकते इसके, और जहां से क्योंकि जनता को राहत देनी है, वेलफेयर स्टेट है, तो हमें तुरंत खरीदनी पड़ेगी, फिर सामने वाली पार्टी की जो कंडीशंस हैं उसके साथ में लेना होगा। तो यहाँ मैं योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा 30 सेकंड के लिए। यहाँ आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और ये ओपन मार्केट है, अगर कोई लेगा तो एटलीस्ट एक राइडर होना चाहिए उस पर कि किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर मान लो कि वो कंपनियां कहे कि साहब फिर हमारा अगर कोई नहीं लेगा तो हमें क्या होगा, तो कोई मिनिमम कुछ ऐसी चीज उनके लिए फिक्स की जाए ताकि वो भी घाटे से ना जूझें। देखिए इसमें एक स्थिति ऐसी बनती है, फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले, क्योंकि मौसम का बदलाव है और मौसम इस बार तो मेहरबान रहा कि बिजली की जो डिमांड है इतनी नहीं बढ़ी, केवल 10.5 से 11,000 मेगावाट पर डे का कंजम्पशन रहा मैक्सिमम। लेकिन पिछली बार अगर यही मई की बात करें तो वो 15,000 के आसपास चला गया था। बीच का जो डिफरेंस है एक यहाँ पर जो 23 यूनिट्स हैं जो कि कोयले से बिजली का उत्पादन थर्मल, आर्य साहब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं उस चीज को, केवल 7,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन उनसे कैपेसिटी उनकी है, जबकि उनसे 4500 के आसपास ही बिजली का उत्पादन हो पाता है। बाकी जो सोलर और विंड से आती है बाकी बाहर चली जाती है। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो 6.5 से 7 रुपए मेगा वाट पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जा सकती है। लेकिन जब बिजली की किल्लत आएगी तो दूसरे राज्यों से भी, और बिजली जब खरीदी जाती है तो 12 से 17 रुपए तक भी बिजली नहीं मिलती। यानी ये जो फॉर्मूला है उसमें कहीं ना कहीं पहले सरकार को भी चेतने की जरूरत है। और आज की स्थिति में 4 दिन का कोयला शेष बचा है 23 यूनिट्स के लिए। यानी ये सारी चीजें हैं, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पाती, रैक्स नहीं आती, तो सारी चीजें तो है, लेकिन आम जनता तो यही देखती है कि बिजली कहां गई। तो ये एक सवाल तो है बड़ा। चलिए आपने कुछ कहा था। देखिए योगेंद्र जी मैं बता दूं कि कोयले मतलब बिजली के प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कोयला है, और कोयले की सप्लाई निर्बाध हो, इसके ऊपर ही इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो वर्कआउट होती है। और यहाँ पर पूरे तरीके से पिछले मैं बता दूं आपको कि 2014 से लेके अब तक करीबन 8 गुना कोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो जब इतना डिफरेंस आपके कोयले के प्राइसेस में बढ़ेगा तो उसका असर आपके एंड यूजर पे आएगा ना। फिर भी हमने जो हमारा पोटेंशियल जो कंज्यूमर है, चाहे कृषि है चाहे छोटा उपभोक्ता है, उनको हमने उससे बाहर रखा है। तो यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है। आज हम राज्य और केंद्र की बात नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र के पास में पूरा का पूरा कोल मंत्रालय है, माइनिंग है, एक्सप्लोरेशन है, इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा है, तब उनको पूरी तरीके से मैनेज करना चाहिए। हमें कोयला अगर नजदीकी कोल रिज से मिल सकता है तो हमें घुमा के, जिसका ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा हो जाता है, तो ये चीजें हुई है। और आपको पता होगा पिछली दफा भी जब जो कोल मंत्री जी आए थे तो हमने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको नजदीकी जो कोल रिज है वहां से कोयला प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन के साथ में कोयले की कॉस्ट बढ़ती है। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसी तरह से, और जनता को राहत, विपक्ष को लगता है को राहत नहीं मिल रही, एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे से आप ले रहे हैं, तो ये कंक्लूजन आपको करना होगा।
कि किस निर्णय की स्थिति में जा रहे हैं, कि वास्तव में क्या पोजीशन है। कांग्रेस के सामने और सरकार, राज्य सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, आप राहत कैंप में जा रहे हैं तो राहत कैंप में बदस्तूर आपका विजन उसमें चल रहा है, लेकिन अगर विपक्ष हमलावर हो रही है कि महंगाई से आपको राहत नहीं मिल पा रही है, अगर ये नींव दिमाग में बैठाते हैं पब्लिक के, तो इनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ी मुसीबत है। आप उस जनता के बीच में जनता को, जैसे अभी आप हमारे चैनल पे आप अपनी बात कर रहे हैं, वो पक्ष रख करके क्या जनता को संतुष्ट कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये मैं छोड़ के जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।